हेलो गाइस, इट्स फैज़ अहमद फैज़। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ एक नई चीज़ लेके आया हूँ और वो हमारा जो होगा वो होगा नीट और आईआईटी का न्यूमेरिकल। देखिए, मैंने इसके पहले एक पोल अपलोड किया हुआ था यूट्यूब पर और वो पोल मैंने डाला हुआ था, तो उस पोल पे सबसे ज़्यादा जो वोटिंग आई है वो नीट पर आई है और एडवांस पे आई है। तो नीट की अगर वोटिंग आई है 33-34%, तो एडवांस की वोटिंग जो आई है वो आई है 32-31%। मतलब ज़्यादातर लोग आईआईटी एडवांस और नीट का न्यूमेरिकल मुझसे करवाने के लिए कह रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि नीट का न्यूमेरिकल और आईआईटी एडवांस का न्यूमेरिकल दोनों ही मैं कराऊंगा, ठीक है, और एक एक दिन का गैप ले लेके कराऊंगा। तो आज हम लोग नीट का न्यूमेरिकल करेंगे, लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, जितने भी न्यूमेरिकल्स जो हम लोग करेंगे ना, वो न्यूमेरिकल करेंगे 2015 टू 2019 तक के न्यूमेरिकल। ज़्यादा पुराना न्यूमेरिकल नहीं उठाएंगे, नए न्यूमेरिकल उठाएंगे। उसमें नई नई स्ट्रेटजीज मिलेंगी कि आने वाले वक्त में ये न्यूमेरिकल हमारा कैसा हो सकता है। बाकी जो आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं, जो मटेरियल लगा रहे हैं, उसमें ऑलरेडी आप इतने सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं। ये सिर्फ 12 पास आउट वाले बच्चों के लिए है। क्लास 11 और 12th वाले देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं ये 12 पास आउट के लिए बना रहा हूँ। तो 12 पास आउट के बच्चे ज़्यादातर न्यूमेरिकल लगाते ही हैं। तो पुराना न्यूमेरिकल 2010-2012 का उठाने से अच्छा है मैं डायरेक्ट यहाँ से कराऊँ, क्योंकि वो लोग उसमें खुद एक्सपर्ट हो चुके होंगे। क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल अगर आप एससी वर्मा और एनसीईआरटी सॉल्व कर लेते हैं तो 2014 तक का न्यूमेरिकल आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए लॉज ऑफ मोशन का पहला न्यूमेरिकल करते हैं। और भाई अकेले बंदे हैं तो ये है कि एक दिन में कितना दे दें, तो स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। तो आज नीट के लिए, फिर एक दिन का गैप छोड़ के उसके अगले दिन एडवांस के लिए, फिर नीट के लिए, फिर एडवांस के लिए, और चैप्टर बाय चैप्टर मैं न्यूमेरिकल आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग उठाते हैं 2015 का। देखिए, नीट में जो आपके 2015 में न्यूमेरिकल आया हुआ था, आइए उसकी बात करते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल है कि ए प्लेन बॉक्स, ए प्लैंक विथ ए बॉक्स ऑन इट वन एंड इज ग्रेजुअली रेस्ड अबाउट द अदर एंड as the angle of inclination with the horizontal reaches 30 degree. The box starts slip and slide 4 meter down the plank in 4 seconds. The coefficient of static and kinetic friction between the box and the plank will be. देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। किसी भी कंपटीशन का अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उसकी लैंग्वेज वर्ड बाय वर्ड समझनी आनी चाहिए। जब तक आप उसकी लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होने वाला। तो पहले उसकी आप लैंग्वेज समझिए, ठीक है। चलिए आइए लैंग्वेज देखिए क्या है। ए प्लैंक विद ए बॉक्स वन एंड इज ग्रेजुअली रेस्ट अबाउट द अदर एंड। ये हमारे पास एक सरफेस है, दिस सरफेस डायग्राम बना रखा है कंपटीशन के न्यूमेरिकल में, तो आप उससे घबराइएगा मत, लेकिन मैं पूरी बात बता दे रहा हूँ। एम मास का ये ब्लॉक इस एंड पे रखा है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे थीटा एंगल से उठाया, दिस। तो जब इस मास को हम ऐसे थीटा एंगल से उठाएंगे तो ये मास इधर आ जाएगा, दिस, बोलिए, एंड दिस एंगल इज थीटा। इसको मैंने लिया और ऐसे मैंने उठा दिया, तो यहां पे मास रखा था, इसको उठा के हम इधर ले गए, ये चीज ऐसे हो गई, ठीक है। अब 30 डिग्री से ये उठा है, उसके बाद ये कह रहा है द बॉक्स स्टार्ट स्लिप एंड स्लाइड 4 मीटर डाउन इन 4 सेकेंड। यहां से ये बॉक्स स्लाइड होना चालू हुआ और यहां से यहां तक ये कितना डिस्टेंस चला, 4 मीटर डिस्टेंस चला। कितने टाइम में, 4 सेकेंड टाइम में, ठीक। और ये रफ सरफेस है, ठीक है। उसके बाद द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक इज। तो हमें पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बताइए और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताइए बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक, दिस सरफेस, एंड दिस सरफेस इज रफ सरफेस। रफ सरफेस पर ही हमेशा फ्रिक्शन होता है, ठीक। तो बस हमारे सामने ये स्टोरी दी गई है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो अगर आपने मेरा लॉस ऑफ मोशन का फ्रिक्शन वाला टॉपिक पढ़ा हुआ तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी,
स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब तक हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो बॉडी चलनी स्टार्ट मत हो, वो बॉडी ना चले, और जब तक वो बॉडी नहीं चल रही है तो उस पर लगातार स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा, और इसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हमको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बताना है। तो एंगल ऑफ रिपोज के बारे में मैंने बताया हुआ था। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? जितना tan थीटा एंगल होता है उतना ही हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। बोलिए होता है कि नहीं? जितना हमारा tan थीटा होता है उतना ही हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अब आप बताइए, दिस इज थीटा एंड दिस थीटा इज हाउ मच? दिस थीटा इज 30 डिग्री, क्वेश्चन ने बता रखा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? न्यू एस इज इक्वल टू 1/√3, ठीक। और ये 1/√3 कितना होता है? दिस इज 0.6, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब सुनिए, अब आइए देखिए, हमको क्या निकालना है? म्यू काइनेटिक। म्यू एस हमारा निकल गया और ये म्यू एस हमारा है 0.6 दिस। अब म्यू काइनेटिक निकालना। काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है? जब कोई बॉडी चलनी स्टार्ट कर दे। अब बॉडी यहाँ से यहाँ तक चलनी स्टार्ट कर दे रही है और कहाँ से कहाँ तक गई? 4 मीटर तक गई, ठीक है। अब हमको काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। तो देखिए, दिस m, यहां से ये ब्लॉक ऐसे नीचे स्लाइड होगा, किसके कारण? mg sin थीटा के कारण। फ्रिक्शन का फोर्स कहां लगेगा? पीछे। दिस इज फ्रिक्शन काइनेटिक। और एक्सेलरेशन कहां लग रहा? नीचे। दिस इज नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस mg cos थीटा। तो चलिए, नेट फोर्स कितना बन रहा है? तो हमारा जो नेट फोर्स बन रहा है, ये नेट फोर्स कितना है? mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन काइनेटिक is equal to net force. What is the formula of force? Mass into acceleration is equal to mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हैं? फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमारा होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। बोलिए होता है कि नहीं होता? तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा, क्योंकि यहाँ नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के इक्वल है। m कैंसल। तो बताइए, हमको म्यू की वैल्यू निकालनी, दिस म्यू के, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए, हमको ये a नहीं पता है, ये a हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या है? 4 सेकेंड, टाइम कितना है? 4 सेकेंड, डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर, और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो h इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे। s कितना हमारा? 4 इक्वल टू हाफ इंटू a निकालना है, एंड t 4 इंटू 4, तो दिस 2 2 ज़ा 4, दिस 2 2 ज़ा 4, दिस 2 2 ज़ा 4, 1/2। a की वैल्यू कितनी आई? a की वैल्यू आई हमारी, सो दिस a इज इक्वल टू 0.5 इज इक्वल टू g 10 साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 5 ज़ा 10 माइनस म्यू के की वैल्यू कितनी? म्यू के की वैल्यू हमको चाहिए दिस म्यू के, एंड g की वैल्यू कितनी हमारी? इंटू 10 cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, सो 2 5 ज़ा 10। तो ये हमारा आया 0.5 इज इक्वल टू 5 माइनस 5√3 म्यू, ठीक है। अब यहाँ से आप म्यू के की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारी जो म्यू के की वैल्यू आएगी दिस, ठीक है। तो म्यू एस कितना आया हमारा? 0.6, म्यू का कितना आया? 0.5, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। तो म्यू की वैल्यू एक आई 0.6, एक म्यू की वैल्यू आई 0.5, और हाँ √3 की वैल्यू जो है ना, √3 √2 से लेकर √10 तक की वैल्यू आप याद कर लीजिए। तो कैसे हुआ, समझ में आई बात? यहाँ से इसको मैंने उसे उठाया, इसका एंगल ऑफ रिपोज, जितना एंगल ऑफ रिपोज होगा उतना हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। घबराने की बात नहीं है, याद रखिए। कहीं पे भी अगर एंगल और आप स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पूछ ले तो डायरेक्ट आप एंगल बता देंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब कोई ब्लॉक चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ब्लॉक चलना स्टार्ट किया, तुरंत हमारा फॉर्मूला सामने आ गया। बस
काइनेमेटिक्स के सेकंड इक्वेशन से हमने निकाल लिया, ये नोट कर लीजिए। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। बहुत ईजी है, डरना नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 2016 में जो न्यूमेरिकल बने थे वो लॉस ऑफ मोशन के बेस पे जल्दी बने ही नहीं, बने हैं लेकिन सर्कुलर मोशन और लॉज ऑफ मोशन दोनों को मिक्स करके बने हैं। तो मैं जब आपको सर्कुलर मोशन की थोड़ी थ्योरी दे दूंगा तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए 2017 में जम करते हैं। देखिए, इसने बोला है ए स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के कट इनटू लेंथ ऑफ रेशियो 1:2:3। सुनिए, ये हमारे पास एक स्प्रिंग थी, ठीक, इसको मैंने 3 भाग में कट कर दिया। अब फोर्स इन स्प्रिंग में जाके देखिएगा, मैंने सारी चीज बता रखी है, ये चीज मैंने पहले ही पढ़ा रखी है। तो इसको मैंने एक रेशियो में काटा 1, इसको मैंने एक रेशियो में काटा 2 और इसको मैंने एक रेशियो में काटा 3। देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी। 1:2:3 में काट दिया। ठीक भाई, देखते रहो। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक, द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज के, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दें देन के डबल डैश कितना आएगा, के डैश इज टू के डबल डैश, के डैश इज टू के डबल डैश हमको निकालना है। ऑप्शन देखिए भैया, 1:9, 1:11, 1:14, 1:16, ये है। सुनो, देखो, ये हमारी L लेंथ की स्प्रिंग थी। ठीक, स्प्रिंग वाले लेक्चर में जाओगे तो देखो, इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई है। ये हमारी L लेंथ की स्प्रिंग थी, इसको मैंने 3 भाग में काट दिया। ठीक है, 3 रेशियो में। टोटल रेशियो कितना है, 3, 2, 5 और 1, 6। तो टोटल लेंथ L थी, रेशियो बना 6, तो इसको हम बोलेंगे L/6। सुनो, 1 है ना, तो इसको बोलेंगे 1L/6। ये 2 है तो इसको हम बोलेंगे 2 टोटल लेंथ L और रेशियो कितना, 3, 2, 5 और 1, 6, तो 2L/6। इधर आइए, टोटल लेंथ L, दिस इज 3, टोटल लेंथ L और रेशियो कितना, 3, 2, 5 और 1, 6, दिस इज 3L/6। सो 2 3 6, 3 2 6, तो ये कितना आया, L/6। इसकी लेंथ कितनी आई, L/3। इसकी लेंथ कितनी आई, L/2। अब सुनिए, स्प्रिंग कांस्टेंट और L के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, याद रखिए। स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा L के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। अगर ये L/6 है तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, 6K होगा। अगर ये L/3 है तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, 3K। अगर ये L/2 है तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, 2K। बस ये रिवर्स हो जाएगा, सब L की जगह K लग जाएगा। अब टोटल हम अगर K निकालें, पैरेलल में क्या जोड़ेंगे, टोटल K निकालें डबल डैश, तो 6, 3, 9 और 2, 11, तो दिस इज 6K प्लस 3K प्लस 2K। तो 6, 3, 9 और 2, 11, K डबल डैश कितना आया, 11K। बोलिए 11K आया कि नहीं आया। अब ऑप्शन में जाके देखिए, पहले टोटल L था तो पहले K-1 था, अब कितना आ रहा है, K पहले कितना था, 1, अब कितना आ रहा है, 11, और K डैश K डबल डैश निकल करेंगे तो K डैश हमारा 1 था और K डबल डैश हमारा 11 क्या आया, तो दिस इज 1:11। ये आपका आंसर आ गया। मान लो इसको मैं काटता 5 में, इसको काटता 4 में, इसको 3 में रहने देता, तो दिस इज L अपॉन टोटल लेंथ L अपॉन 5, 4, 9 और 3, 12, L/12, 4L अपॉन दिस इज 5, यहाँ 5 होता है ना, 5L अपॉन, यहाँ कितना होता, 4L/12, यहाँ कितना होता, 3L/12। फिर डिवाइड अगर होता करते, फिर अगर उसके स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना होता उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनेट कर देते। बस, इसके पिछले लेक्चर में मैंने कराया हुआ ये चीज़, नोट करिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन और देखिए। 2 block capital and capital B are masses 3m and small m respectively are connected by a massless and inextensible string। तो massless string है भैया, स्ट्रिंग का कोई मास हमारा नहीं है। ठीक है, ये आप नोट करेंगे पहले। ये हमारी स्ट्रिंग है, इसने फिगर दे रखा है, दिस मास इज 3m एंड दिस मास इज m। ठीक है, 3m एंड m।
द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय ए मास स्प्रिंग शोन इन फिगर. द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, दिस इज कैपिटल एंड कैपिटल बी, एक्सेलरेशन इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट. अगर हम यहां से कैंची लेकर आए ये और यहां से स्ट्रिंग को कट कर दें, तो जैसे इसको मैं कट करूंगा और जैसे ये नीचे जाएगा मुझे तुरंत उस पर एक्सेलरेशन बताना है, इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन. देखिए अभी ये मासलेस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है. तो पहले हम इसका एक अलग डायग्राम बनाएंगे, यहां पे एक अलग डायग्राम बनाएंगे. दिस मास कितना 3m, स्प्रिंग पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, दिस टेंशन फोर्स, और इस फोर्स को क्या नाम देते हैं एफ स्प्रिंग, जिसको हम बोलते हैं kx, बोलते हैं कि नहीं. नीचे देखिए, इस पे बात करिए, नीचे इसको कितनी ग्रेविटी से खींचेगा 3mg फोर्स लगेगा, ठीक. और यहां से 3mg नीचे फोर्स भी लगेगा, और इस पॉइंट पे ये देखिए ये तार बंदी है ना, इस पॉइंट पे ये टेंशन है, तो देयर इज ऑल्सो अ टेंशन. बोलिए ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक, लिख दिया. अब इसका डायग्राम बनाते हैं, दिस एम मास का, दिस. हाँ भाई, ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, टेंशन कैसे बनाएंगे, पॉइंट से दूर, दिस इज टेंशन, और फोर्स कहां लग रहा है नीचे, दिस इज mg. अभी ये कैसी सिचुएशन है इनकी, अभी इनकी सिचुएशन है इक्विलिब्रियम में, मतलब ना कोई ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, अभी मैंने स्ट्रिंग को कट नहीं किया है. तो अगर इनकी सिचुएशन इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन किसके इक्वल होगा, टेंशन mg के इक्वल होगा. यहाँ फोर्स किसके इक्वल होगा, फोर्स स्प्रिंग इक्वल होगा 3mg प्लस टेंशन, और टेंशन किसके इक्वल है mg के, तो 3mg प्लस mg, दिस इज 4mg. बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं. अब सुनिए, तो स्प्रिंग वाला फोर्स 4mg के इक्वल है. अब जैसे ही मैं इसको कट करूंगा, यहां से टक से मैंने कट कर दिया, तो जैसे ही मैं यहां से इसको कट करूंगा तो इस स्ट्रिंग को मैंने इसे कट कर दिया. जैसे ही मैं इसको कट करूंगा आफ्टर कट, तो इसका क्या होगा, मैंने स्ट्रिंग को ऐसे कट कर दिया, स्ट्रिंग को मैंने तोड़ दी. जैसे स्ट्रिंग को तोड़ेंगे तो क्या टेंशन बचेगा, आंसर इज नो, टेंशन होगा ही नहीं. यहां टेंशन 0, तो ये चीज नीचे गिरेगी कितने फोर्स से, mg के फोर्स से. तो बताइए एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन आएगा g के इक्वल. बोलिए सही है, आएगा कि नहीं आएगा. अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो ये mg फोर्स से नीचे गिरेगी, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन mg. फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन mg, m से m कैंसिल, तो a कितना आया g. तो अर्थ इसको g एक्सेलरेशन से नीचे खींचेगी, ठीक. भाई, तो आफ्टर कट ये g एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा, तो इस पे एक्सेलरेशन कितना लगेगा g, दिस मास, टेंशन 0 आफ्टर कट. अब इसकी बात करते हैं. जैसे ही मैं इसको कट करूंगा तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ खींचेगा ऐसे. ये स्प्रिंग ऐसे झूल रही है, और जैसे ही मैंने इसको कट किया टक से स्प्रिंग ऐसे ऊपर भागी. कितने फोर्स से ऊपर भागेगी, सुनिए 4mg के फोर्स से ऊपर भागेगी. इसको जैसे ही मैं कट करूंगा तो ऐसा नहीं है कि इसका मास गायब हो जाएगा. जैसे यहां पे हमने किया था ना कि फोर्स स्प्रिंग निकालिए, तो फोर्स स्प्रिंग के लिए हमने क्या किया, फोर्स स्प्रिंग के लिए हमने किया 3mg प्लस mg, तो दिस इज 4mg आया तब. तो जैसे ही मैं इसको यहां से कट करूंगा ना, तो ये भले नीचे गिरा, यहां का टेंशन 0 हो गया, लेकिन इस स्प्रिंग के पास फोर्स कितना रीस्टोर हुआ था, रीस्टोर कितना हुआ था 4mg. तो ये 4mg से इसको ऐसे ऊपर खींचेगा, तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा 4mg, ठीक. और नीचे ग्रेविटी इस पे कितना फोर्स लगा रही है, तो आंसर है 3mg. 4mg ऊपर फोर्स लग रहा, 3mg नीचे. जैसे ही मैंने इसको कट किया तो इसका टेंशन क्या हो गया था 0, तो इस पूरी रस्सी का टेंशन 0, तो ये वाला टेंशन क्या हो गया 0, तो यहाँ पे कोई रस्सी नहीं. और ये जैसे ही मैं इसको कट करूंगा ये 3m कहाँ भागेगा ऊपर, तो ये ऊपर भागेगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर. तो बताइए नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, फोर्स का फॉर्मूला होगा 4mg माइनस 3mg इक्वल टू ma. ये हमारा नेट फोर्स आया, ये m कितना है 3m है, तो दिस इज 3ma, ठीक. ये हमारा फोर्स आया.
अब 4mg माइनस 3mg कितना होगा, mg इज इक्वल टू 3ma, m से m क्या हो गया कैंसल, तो a हमारा कितना आया g/3 दिस। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आफ्टर कट इसका एक्सेलरेशन होगा g/3 अपवर्ड और इसका एक्सेलरेशन होगा g डाउनवर्ड। नोट कर लीजिए। तो जैसे ही मैं स्ट्रिंग को कट करूंगा तो यहाँ का टेंशन 0, तो ये सुर से नीचे गिरने लगेगा g एक्सेलरेशन से, ना कोई इसको ऊपर खींचने के लिए है, इसको कोई ऊपर खींचने के लिए है भी नहीं। और जैसे ही मैं इसको कट करूंगा तो इस स्प्रिंग में टोटल फोर्स 4mg था, तो ये 4mg से इसको ऊपर खींचेगा, ठीक। तो 4mg से ये स्ट्रिंग 3m मास की ऊपर की तरफ जाएगी। तो हमने यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला निकाल लिया, नेट फोर्स निकाल के एक्सेलरेशन निकाल दिया, बस। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे भी कर सकती है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स कितना है 4mg माइनस 3mg, तो नेट फोर्स है mg अपॉन टोटल मास कितना है इसके ऊपर 3m, तो m से m कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी है g/3। अब आइए करते हैं 2018 क्वेश्चन है ए ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta is shown in figure. The wedge is given an acceleration a towards the right. The relation between of a and theta of the block to remain stationary of the wedge is। अरे ये तो एस सी वर्मा क्वेश्चन है। देखिए भाई, ये हमारे पास एक वेज है, दिस वेज, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। यहाँ पर ये एक मास है m, इसको मैंने a एक्सेलरेशन से खींचा खूब तेज से। अगर मैं इसको यहां रख दूं तो ये नीचे फिसल के चला जाएगा। कब? जब इस पे एक्सेलरेशन नहीं लग रहा। जैसे ही मैंने इसको एक्सेलरेशन से पकड़ के ऐसे खींचा तो ये ब्लॉक ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे, इसी जगह चिपक के रहेगा। और हम खींच रहे हैं, ये चिपका हुआ है इस तरीके से, दिस। इसको हम खींच रहे हैं तो ये मार्कर चिपका हुआ, खींच रहे चिपका हुआ, ठीक है। और हमको बताना रिलेशन बिटवीन ए और थीटा के बीच का, तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। कुछ मत करिए, सबसे पहली चीज सुनो, सूडो फोर्स क्या होता है। जितना एक्सेलरेशन हम ऐसे बाहर लगाएंगे तो ये पेंडुलम कहां जाएगा, पीछे। कितने एक्सेलरेशन से? आंसर है एक्सेलरेशन से। यहां अंदर हम खड़े हैं, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन ए कहां लगेगा, नीचे। यही हमारा सूडो फोर्स होता है। कुछ लोग सूडो को नकली फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब सुनिए, अगर ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा तो इस मास पे ए एक्सेलरेशन कहां लगेगा, तो आंसर है पीछे लगेगा, लगेगा, ठीक। पहले इसका डायग्राम बनाओ। ये चीज नीचे जाना चाह रही, कितने फोर्स से नीचे जाएगी, तो आंसर है mg sin थीटा से ये नीचे जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा हमारा, यहाँ हमारा लगेगा mg cos थीटा, ठीक है। इसके नॉर्मल क्या लगेगा, इसके नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर। तो ये इस ब्लॉक का बन गया। अब सुनो, ये एक्सेलरेशन मैंने ऐसे लगाया तो ये चीज़ नीचे नहीं जा रही है, तो ज़रूर इससे पीछे कोई एक्सेलरेशन दूसरा लग रहा होगा, तो यही सेम एक्सेलरेशन ये पीछे लग रहा, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट बनाओ। अगर ये पीछे की तरफ लग रहा है तो इसका एक कंपोनेंट बनेगा इस साइड और एक कंपोनेंट बनेगा इस साइड, ठीक। ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा, इफ दिस इज ए, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज ma cos थीटा, and this ma sin थीटा, ठीक है। दिस इज ma cos थीटा, दिस इज ma sin थीटा। तो बताइए ma cos थीटा किसके इक्वल है? देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, अगर मैं इसको अलग से बना के दिखाऊं तो यहां पे नीचे m पर लग रहा है mg cos थीटा, सॉरी mg sin थीटा, और इसके ऊपर ठीक क्या लग रहा है, ma cos थीटा। अब ये ना तो नीचे जा रहा ना तो ऊपर जा रहा, तो नेट एक्सेलरेशन इसके ऊपर क्या है, 0। तो बताइए ma cos थीटा किसके इक्वल होगा, mg sin थीटा के इक्वल। m से m क्या हो गया, कैंसल, तो a किसके इक्वल आया, g sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो a किसके इक्वल आया, g
tan थीटा दिस। तो ये हमारा आंसर होगा g tan थीटा, कोई घबराने वाली बात नहीं। सो दिस इज सॉल्व। ठीक है, हम हमेशा किसका कंपोनेंट बनाते थे, हमेशा g का कंपोनेंट बनाते थे, इस बार a का कंपोनेंट बना लिया, और हमें थीटा और a के बीच का रिलेशन चाहिए, दिस इज थीटा दिस इज a, इनके बीच का रिलेशन हमने निकाल लिया, और ये दोनों एक ही लाइन में है। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन का पूछा तो अलग बनाते। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2018 का न्यूमेरिकल, दिस इज 2018 नीट। तो हम लोग ने किसका किसका कर लिया, हम लोग ने 2015 में एक न्यूमेरिकल आया था उसका कर लिया, 2017 में 2 न्यूमेरिकल आए थे, इससे एक बना था, इससे 2 बना था, एंड 2018 में एक न्यूमेरिकल और आया था। लेकिन 2016 में जो न्यूमेरिकल आया था वो मिक्स्ड आया था, लॉज ऑफ मोशन से कुछ चैप्टर मिक्स था, और 2019 में भी जो न्यूमेरिकल आया था वो लॉज ऑफ मोशन से कुछ चैप्टर मिक्स्ड न्यूमेरिकल था। लेकिन आप एक चीज़ गौर करिए, 19 हो, 18 हो, 17 हो, 15 हो या 16 हो, लॉज ऑफ मोशन सब में कॉमन है। तो लॉज ऑफ मोशन आपका पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप बिना लॉज ऑफ मोशन पढ़े जाएंगे तो आप अपना 8 नंबर तो खो बैठेंगे। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन पढ़ के जाइएगा। तो हमने आज 3 न्यूमेरिकल किए, और तीनों न्यूमेरिकल नीट के थे, 2 एक 3 और एक 4 न्यूमेरिकल हम लोग निकाल लिए, और आप सीख गए होंगे ट्रिक्स क्या होती हैं, और प्रैक्टिस करते रहो, बाकी हमें और न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।